हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंटीजन क्या होता है और एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन द पार्टिकल विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। ऐसा पार्टिकल जिसके पास इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने का काम करता है। अब इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। उस पार्टिकल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके या फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने का काम कर सके, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। एंड एंटीजेनिसिटी इज द इंटरैक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स फॉर अ पार्टिकल। उसके बाद अब हम देखेंगे इपिटोप एंड पैराटोप के बारे में। सो इपिटोप होते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, यानी कि द रीजन विच कैन स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। ऐसा रीजन जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके उसको हम बोलते हैं इपिटोप। द रीजन ऑन एंटीजन विच आर डिटेक्टेड बाय पैराटोप। एंटीजन के ऊपर का एक ऐसा रीजन जिसको पैराटोप डिटेक्ट करने का काम करता है। अब पैराटोप क्या होता है? स्पेसिफिक रीजन ऑन एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू एंटीजन। एंटीबॉडी के ऊपर का एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन जो जाके एंटीजन से बाइंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। अब नंबर ऑफ इपिटोप ऑन एन एंटीजन। एंटीजन के ऊपर जितने ज़्यादा इपिटोप प्रेजेंट है उतनी ही एंटीजन की वैलेंसी होती है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर ऑफ इपिटोप ऑन एंटीजन ज़्यादा, जितने एंटीजन के ऊपर इपिटोप ज़्यादा है उतना ही हाई इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इफ़ एंटीजन प्रोटीन है, अगर एंटीजन कोई प्रोटीन है तो 6 से लेके 8 अमीनो एसिड इपिटोप बनाने का काम करेंगे। अगर एंटीजन कार्बोहाइड्रेट है तो 6 से 8 मोनोसैकेराइड मिलके बनाएंगे इपिटोप को। अमाइनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अनफोल्डेड फॉर्म में होता है, जो कि लीनियर और सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा यानी कि 4 डिग्री स्ट्रक्चर होगा वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ न्यू इपिटोप विल फॉर्म। तो अगर वहाँ पे फोल्डिंग हो रही है ना उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो नए इपिटोप की भी फोल्डिंग होगी और वो बनेंगे। दैट्स वाई मोर इम्यून रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसका इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर हम एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। देखो, एंटीजन का जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो नंबर ऑफ इपिटोप्स भी बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स इम्यून रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रोटीन जो इम्यून रिस्पॉन्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो प्रोटीन की ज़्यादा होती है, देन कार्बोहाइड्रेट की, देन लिपिड की, एंड डीएनए एंड आरएनए में तो एकदम निग्लिजिबल या फिर नॉन इम्यूनोजेनिक है। लेकिन अगर डीएनए और प्रोटीन साथ में आते हैं तो वो रिस्पॉन्स कॉज कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स की प्रोटीन की ज़्यादा होती है, देन कार्बोहाइड्रेट की, देन लिपिड की, एंड लास्ट में आता है हमारा डीएनए या फिर आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी होगी यानी कि प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड एंड देन डीएनए एंड आरएनए, उतना ही इम्यून रिस्पॉन्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे रूट ऑफ एंट्री ऑफ एन एंटीजन। तो इंट्रावीनस, देखो सबसे पहले हम वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जो वैक्सीन्स होती है वो ब्लड वेसल में नहीं बल्कि वो मसल के अंदर दी जाती है। जो वैक्सीन्स होती है ना, इंजेक्शंस, वो हमें मसल के अंदर दी जाती है। कोविड वैक्सीन सबने ली होगी, वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं देते, वो मसल के अंदर देते हैं। क्यों? इसको हम अब डिस्कस करेंगे। सपोज़ कि ये है हमारी ब्लड वेसल जिसके अंदर प्रेजेंट है बी सेल, लगभग 10% होते हैं, जिसका नंबर बहुत ही कम है, और जो टी सेल है वो है 80%। तो जो बी सेल होती है ना वो रिस्पॉन्ड करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन को, और जो टी सेल होती है वो रिस्पॉन्ड करती है इंट्रा सेल्यूलर एंटीजन को, बाउंड विद एमएचसी यानी कि एंटीजन। तो वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। टी सेल अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है वो, तो ना ही बी सेल रिस्पॉन्ड करेगी और ना ही टी सेल रिस्पॉन्ड करेगी। तो एंटीजन क्या करेगा कि आपने अगर वैक्सीन दी, मतलब आप फॉरेन पार्टिकल को इंसर्ट कर रहे हो ना अपने बॉडी के अंदर, तो ना ही बी सेल रिस्पॉन्ड करेगी ना ही टी सेल रिस्पॉन्ड करेगी, तो एंटीजन घूम घाम के चला जाएगा।
लेकिन अगर आपने वैक्सीन को अगर हमने मसल्स में दिया तो टी सेल वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। दैट्स वाई वैक्सीन्स इंजेक्ट इनटू मसल्स। इसकी वजह से वैक्सीन्स को मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर वो वेन्स के अंदर इंजेक्ट करती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रावीनस, अगर स्किन में तो उसको बोलेंगे इंट्राडर्मल, और अगर मसल्स में तो उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। उसके बाद इपिटोप्स रिकॉग्नाइज बाय बी सेल, कि बी सेल इपिटोप्स रिकॉग्नाइज बाय बी सेल, कि बी सेल इपिटोप को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो इपिटोप शुड बी हाइड्रोफिलिक, सोल्यूबल एंड अनप्रोसेस। अगर ये कंडीशन है तो बी सेल इपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है, सबसे पहले प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड को। इपिटोप्स रिकॉग्नाइज बाय टी सेल, वो सिर्फ प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है। अगर लीनियर इपिटोप होगा तो वो मोर सुटेबल होगा देन कन्फर्मेशनल इपिटोप। ये मेनली टी सेल की यहाँ पे बात हो रही है। देन एंटीजन बाउंड विद MHC और प्रोसेस एंटीजन, टी सेल मेनली रिकॉग्नाइज इंटरनल इपिटोप। ठीक है, टी सेल मेनली इंटरनल इपिटोप को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। देन एग्रीटोप, एग्रीटोप क्या होता है? द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इंटरैक्ट विद MHC, एंटीजन का ऐसा पार्ट जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एग्रीटोप। और साइट ऑन एंटीजन दैट इंटरैक्ट विद MHC, या फिर एंटीजन के ऊपर की ऐसी साइट जो MHC के साथ इंटरैक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं एग्रीटोप। अब नेक्स्ट है APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मस्ट परफॉर्म एंडोसाइटोसिस, इनको एंडोसाइटोसिस परफॉर्म करना आना चाहिए। मस्ट एक्सप्रेस MHC2, मस्ट हैव को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। अब को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल क्या होता है? सपोज ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एग्जाम्पल, यानी कि डेंड्रिटिक सेल ले ली मैंने यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे है TH सेल। तो डेंड्रिटिक सेल ने प्रेजेंट किया MHC2 को और एंटीजन को, और जो TH सेल के ऊपर जो अल्फा और बीटा डोमेन प्रेजेंट है वो टी सेल रिसेप्टर होते हैं, वो किसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं? एंटीजन को। और जो CD4 प्रेजेंट होता है ना TH के ऊपर, वो रिकॉग्नाइज करता है MHC2 को। तो ये तो हो गया फर्स्ट और मेन सिग्नल की रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। फर्स्ट सिग्नल क्या होता है? रिकॉग्निशन और एंटीजन। लेकिन DC सेल के ऊपर जो CD8T एंड TH के ऊपर CD28 होता है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स शो करते हैं, और ये शो करते हैं सेकेंड सिग्नल। इसको हम बोलते हैं को-स्टिमुलेटरी सिग्नल। सो जो टी सेल का एक्टिवेशन होता है ना, उसके लिए फर्स्ट एंड सेकेंड सिग्नल इम्पॉर्टेंट होता है। अगर CD80 और CD28 अगर एब्सेंट है तो इम्प्रॉपर सिग्नल मिलेगा। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा एंटीजन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन के बारे में डिस्कस किया। एंड देन वी टॉक अबाउट द रूट ऑफ एंट्री ऑफ एन एंटीजन, जिसमें हमने मसल्स में ही क्यों वैक्सीन्स मतलब इंजेक्ट करते हैं उसके बारे में देखा। एंड then we talk about the एग्रीटोप एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.